हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आज आपको जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, कौन से यूपी सुपर टेट, जो आपके यूपी सुपर टेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसी को देखते हुए मैंने यह वीडियो बनाई है। ओके गाइस, जो भी स्टूडेंट्स यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी सुपर टेट की, उन्हें यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आज आपको जो आपके यूपी सुपर टेट में जो इंग्लिश आती है, इंग्लिश आपकी कितने नंबर की आएगी गाइस, आपको याद रखना है। आपकी इंग्लिश आएगी 10 नंबर की। इंग्लिश आपको 10 नंबर देगी इस एग्ज़ाम में, जो आपका लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा। तो ये 10 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है गेन करना। ओके गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट सोल्व करवाऊँगा। 2018-2019 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था यूपी सुपर टेट का, उसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस ईयर की, तो आप वो भी देख लेना। आज मैं आपको क्या बताऊँगा, जो यूपी सुपर टेट है, आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है प्रैक्टिस सेट, वो मैं आपको सोल्व करवाऊँगा। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, आपको एक पैसेज दिया गया है। देखिए, डायरेक्शन क्या बोला जा रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, मतलब नीचे आपको एक पैसेज दिया गया है इंग्लिश में, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चंस, और आपको क्या करना है, पैसेज को रीड करना है और क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है ना। डेट फॉलोड बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। इट मीन्स आपको ना एक पैसेज दिया जाएगा, नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना। आपको क्वेश्चंस में ना 4 अल्टरनेटिव दिए जाएंगे, तो जो भी सूटेबल आंसर लगे आपको पैसेज को रीडिंग करने के बाद वो आपको रखना है, ठीक है। तो पैसेज में रीड नहीं कर रहा हूँ, आप रीड कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चंस को देख के ही पैसेज में आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। लुक एट, तो देखिए गाइस, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, लुक एट। देखिए, जो पैसेज दिया गया ना, जो आपका पैसेज दिया गया है गाइस, उसमें से केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, लुक एट। हाउ डिड कस्तूरबा, अब यू नो कस्तूरबा कौन थी, कस्तूरबा कौन थी, जो गांधी जी उनकी वाइफ थी कस्तूरबा, ओके। तो हाउ डिड कस्तूरबा रिएक्ट टू गांधी जीज विल, इसमें ये पूछा गया है जो कस्तूरबा जी थी उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, मतलब उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया दी गांधी जी की जो इच्छा थी, ठीक है ना। जब गांधी जी ने स्ट्रगल कर रहे थे, आपको पता है जब गांधी जी आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो जो उनकी जो मिसेस थी, उनकी जो धर्मपत्नी थी कस्तूरबा बाई, उन्होंने कैसा रिएक्ट किया, इसमें ये पूछा गया है। जो गांधी जी थे ना, उनकी वाइफ थी कस्तूरबा बाई, तो उन्होंने कैसा रिएक्ट किया जब गांधी जी स्ट्रगल कर रहे थे। इट मीन्स इसमें पूछा गया है क्या गांधी जी का उन्होंने साथ दिया। देखो ऑप्शन देखते हैं। शी फेल्ट क्वाइट अनहैप्पी, मतलब कस्तूरबा गांधी जी को क्या बुरा लगा, कस्तूरबा गांधी जी ने क्या महसूस किया, बुरा महसूस किया क्या, जब गांधी जी स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि कस्तूरबा जी ने क्या उनका कोऑपरेट किया था, मतलब सहयोग किया था गांधी जी का, उनकी वाइफ ने। तो ये ऑप्शन क्या, शी फेल्ट क्वाइट अनहैप्पी, मतलब उनको अनहैप्पी फील हुआ, मतलब उनको दुख हुआ क्या, नहीं दुख नहीं हुआ था कस्तूरबा गांधी जी को। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज एस्टोनिश्ड, मतलब जो जैसे गांधी जी ने निर्णय लिया, ठीक है ना, तो क्या कस्तूरबा जी एस्टोनिश्ड हो गई। एस्टोनिश्ड का मीन्स क्या होता है, आश्चर्यचकित। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, मैं आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए, शी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन विदाउट आर्ग्यूइंग, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो आंसर क्या बनेगा गाइस, याद रखना, शी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन। जो कस्तूरबा जी थी उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, किसका डिसीजन, गांधी जी का डिसीजन, विदाउट आर्ग्यूइंग, मतलब बिना बहस किए। तो इसमें देखो, अगर मैं आपको पैसेज रीड करके बताऊंगा ना, तो इसमें यही आंसर निकलेगा। जैसे आप पैसेज को रीड करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है ना। बट क्वेश्चन में से ही आंसर हमको मोस्टली मिल जाता है। देखिए, जो क्वेश्चन में मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ एक बार पैसेज। द महात्मा गांधीज, देखिए, द महात्मा गांधीज रिमार्केबल वाइफ, जो महात्मा गांधी थे
उनकी जो वाइफ है वो भी क्या है, रिमार्केबल, मतलब बहुत अच्छी, ठीक है ना। कस्तूरबा, जिनका नाम क्या था, कस्तूरबा, डिड नॉट ऑब्जेक्ट। अब देखो डिड नॉट ऑब्जेक्ट मतलब उन्होंने क्या नहीं उठाया, कस्तूरबा जी ने क्या ऑब्जेक्ट नहीं उठाया। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी विरोध नहीं किया। तो यही आंसर बना था कि नहीं। इस क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाउ डिड कस्तूरबा रिएक्ट, ठीक है ना, गांधी जी इज विल, मतलब गांधी जी की इच्छा से कस्तूरबा जी ने क्या रिएक्ट किया, ठीक है ना। तो सीधे सीधे आंसर अपन को मिल रहा है, कस्तूरबा डिड नॉट ऑब्जेक्ट, मतलब कस्तूरबा गांधी जी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो वो उन्हें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। तो आपको रीडिंग से तो पहली लाइन में हमको आंसर मिल गया, व्हेन ही फेल टू सेट असाइड। तो इस तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो बहुत सिंपल होता है अनसिन पेसेस का आंसर निकालना। जो आपके अनसिन पेसेस आएंगे ना बहुत इजी वे में पूछे जाएंगे, और आपका 1 नंबर का पूछा गया था। अब बात करते हैं गाइस, ये तो अपना 21 क्वेश्चन नंबर 21 हम अपना हो गया, ठीक है ना। जो 21 मैंने आपको बता दिया, तो इसका आंसर क्या है, शी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन विदाउट आर्ग्यूइंग, मतलब कस्तूरबा जी ने गांधी जी का डिसीजन स्वीकार कर लिया बिना किसी बहस के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस बात करते हैं, वो भी आपका किसका है। अब देखो जो ऊपर था ना आपको अनसिन पेसेस था, मतलब स्टोरी का अनसिन पेसेस था। अब एक और अनसिन पेसेस दिया गया है, अब वो किसका है गाइस, पोएम का। तो आपको टेंशन नहीं लेना, वो भी बहुत सिंपल होता है। देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चंस रीड करके बताता हूँ। रीड द पोएम, आपको क्या करना है, रीड करना पोएम को, ठीक है ना। रीड द पोएम गिवन बिलो, आपको नीचे एक पोएम दी गई है, उसको आपको रीड करना है। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोड बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर था ना, वो स्टोरी का था, ये किसका क्वेश्चन है गाइस, पोएम का। तो देखो मैं आपको आंसर के थ्रू बताता हूँ, पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर बता दूंगा, ये बताऊंगा आंसर कैसे होगा। लुक एट द इवनिंग स्टार रेसेस, द इवनिंग स्टार रेसेस व्हेन। अब इसका मीन्स क्या होता है गाइस, जो इवनिंग में जो स्टार होता है, इवनिंग में जो तारा होता है वो उगता है, मतलब तारा ना कब चमकता है ये पूछा गया है। मतलब शाम के समय जो स्टार होता है ना वो कब उगता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सिंपल है, देखो अगर आप पोएम भी रीड नहीं करोगे ना तो कॉमन सेंस से भी, अगर आप अपने कॉमन सेंस का या लॉजिक का यूज़ करोगे तो सिंपली आपको अगर इंग्लिश समझ में आ रही है तो आप आंसर दे सकते हो ईजिली। तो ऑप्शंस देखते हैं, द बर्ड्स लीव देयर नेक्स्ट। तो जो पहला ऑप्शन है गाइस, इसमें क्या बोला जा रहा है, जब पक्षी क्या करते हैं, अपने घोंसले को छोड़ते हैं, ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं। इट इज़ मिडनाइट, अब आधी रात को सितारे मतलब उगते हैं क्या, आधी रात को तो नहीं उगते। इट इज़ डॉन, अब जब क्या हो जाता है, डाउन का मीन्स क्या होता है, सुबह का समय, सुबह की बोर होती है, बोर मतलब 3 से 4 बजे का समय, उसको डाउन बोलते हैं। तो ये भी आंसर नहीं है। तो इसका आंसर गाइस ये देखो, द सन डिसेंडेड इन द वेस्ट, जब ना सन किस तरफ डूबता है, डिसेंड में द सन में सूरज, डिसेंड में डूबना, इन द वेस्ट जब ना अपने सूरज भगवान, जब सूरज देवता वेस्ट की तरफ डूबते हैं तो जो अपने स्टार हैं, जो स्टार होते हैं वो क्या चमकने लगते हैं। तो यही तो पूछा गया था गाइस, द इवनिंग स्टार रेजेस व्हेन, मतलब जो इवनिंग में स्टार कब आते हैं। तो देखो मैं आपको पोएम में भी बताता हूँ कैसे आपको फाइंड आउट कर सकते हो ईजीली। देखिए द सन डिसेंडिंग, अब डिसेंडिंग आगे देखिए गाइस, आगे जब सूरज क्या होता है, डूबता है। इन द वेस्ट मतलब वेस्ट में, द इवनिंग स्टार डस शाइन, तो मैंने बोला था देखो इसी में आंसर मिल गया। मतलब जो इवनिंग में स्टार है वो क्या करने लगते हैं, शाइन करने लगते हैं। शाइन मीन्स उगते हैं, ठीक है ना, चमकते हैं, या रेज बोल दो, ठीक है गाइस। तो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जिससे आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम्स, जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे आप तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एग्ज़ाम से पहले ही एग्ज़ाम्स की तैयारी करना अच्छी बात होती है। जैसे शायद हो सकता है आपका इस ईयर एग्ज़ाम नहीं होता बट नेक्स्ट ईयर तो होगा ही। तो आप अगर 1 साल में सभी प्रैक्टिस सेट सोल्व करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम के समय आप 10 आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स पूरे नंबर मिलेंगे। ओके गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की गाइस। फाइंड आउट विच इज़ द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। अब इसमें क्या पूछा गया गाइस, मतलब आपको 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं। आपको पता है जो आपकी इंग्लिश डिपेंड किस पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपको चार अल्टरनेटिव दिए गए हैं, आपको उसमें से क्या फाइंड आउट करना है गाइस, प्रेडिकेट। अब आपको मैं बता दूं प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट का मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट।
मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंग्लिश की ग्रामर अच्छे से आती होगी आपको तो आप समझ जाओगे। सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। आपको याद रखना है, जैसे सब्जेक्ट के बाद जो भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, मतलब आप सब बहुत अच्छे छात्र हो। तो यू एक सब्जेक्ट है, आर एक हेल्पिंग वर्ब है, और स्टूडेंट्स क्या है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है, मैंने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट किया कि नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट ही क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। जब कोई व्यक्ति ना आपके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट करेगा, कोई कर्ता, कोई सब्जेक्ट किसी के ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो वही क्या होता है, प्रेडिकेट। वही क्या होता है, आपको याद रखना है गाइस। जैसे मैं बोलूँगा यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो मैंने आपसे क्या बोला, आप बहुत बुद्धिमान हो, तो मैंने आपके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट किया कि नहीं, तो प्रेडिकेट जो है ना, प्रेडिकेट उसी का मीन्स होता है कॉम्प्लीमेंट। होप आपको समझ में आया होगा गाइस। ओके, तो बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 24 की। बहुत इजी है ना, मतलब आपको मैं बताऊं, कोई भी चीज़ दुनिया में डिफ़िकल्ट नहीं होती, बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब समझ में आनी चाहिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भैया आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको एक फिलर दिया गया है, ठीक, आपको एक ब्लैंक दिया गया है, मतलब एक ब्लैंक दिया गया है आपको, ये आपको फिल करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है गाइस, ईदर मुन्नी और चुन्नी। अब देखो इसको ईदर भी बोलते हैं, आइदर भी बोलते हैं, शायद आप इसको, इस शब्द को आइदर बोलते होगे, ठीक है ना, बट ये दोनों ही सही हैं। इसको आप ईदर बोल सकते हैं। ईदर जो होता है ना वो किस में बोलते हैं, अमेरिकन एक्सेंट में। आपको होता है ना, जो इंडिया में इंग्लिश बोली जाती है उसमें दो एक्सेंट होते हैं, एक होता है अमेरिकन, एक होता है ब्रिटिश। तो ईदर बोल दो या आइदर, साउंड जो अलग अलग है बट दोनों का मीन्स एक ही है। तो ईदर मुन्नी और चुन्नी, तो इसका मीन्स क्या होता है, या तो मुन्नी या चुन्नी। ईदर और का मीन्स क्या होता है, या तो या। आपको याद रखना है गाइस, ईदर और का मीन्स क्या होता है, या तो या। तो देखो आपको जो चीज़ें हैं ना वो डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है आपका समय ज़्यादा लग रहा होगा बट आपको चीज़ें क्लियर होंगी अगर आप अच्छे से समझोगे तो देखिए, ईदर मुन्नी और चुन्नी, या तो मुन्नी या तो चुन्नी, लॉस्ट हर पेन, क्या खो चुकी हैं, अपना पेन। मतलब या तो मुन्नी ने या चुन्नी ने अपना पेन क्या किया, खो दिया। अब आपको समझ में आ रहा है ईदर और। अब इसका मीन्स क्या होता है, या तो या। तो या तो या का मीन्स क्या होता है, दोनों में से एक ने कोई चीज़ खोई है कि नहीं, या तो मुन्नी ने खोई है या चुन्नी ने खोई है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया दोनों में से एक ने अपनी पेन खोई है। तो दो में से एक, जब दो में से एक की बात की जाती है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आपको याद पता है ना, जब दो में से एक है तो एक में क्या होता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर को ही देख के ना आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए इसमें जो हैज़ हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हैज़। तो ईदर मुन्नी और चुन्नी हैज़ लॉस्ट हर पेन। ओके गाइस, अब हैव क्यों नहीं लेगा, हैव तो बहुवचन के संग आता है, ठीक है ना। तो बहुवचन के संग हैव लगाते हैं, जबकि इसमें किसकी बात की गई है, या तो मुन्नी की या चुन्नी की। तो मुन्नी या चुन्नी एक में, दोनों में से एक ने खोई है, तो ये सिंगुलर है। अब हेड क्यों नहीं आएगा, तो हेड तो बहुत समय पहले की बात होती है, अब इसमें कोई सेंस नहीं दिया गया पहले, बहुत समय पहले का, ठीक है ना। अब विल हैव का मीन्स क्या था, खो चुकी होंगी। तो इसमें आगे पीछे कोई स्टेटमेंट होता, जैसे आप बोलोगे सर हेड भी आ सकता है, विल हैव भी आ सकता है, ये क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई फ्यूचर का या पास्ट का कोई इवेंट दिया होता तो हम इसमें से कोई यूज कर सकते थे। बट इसका आंसर क्या बनेगा गाइस, आपको याद रखना है, ईदर मुन्नी और चुन्नी हैज़ लॉस्ट हर पेन, ठीक है। अब देखिए ये पजेसिव केस दिख रहा है आपको गाइस, हर। तो हर क्या है, पजेसिव। पजेसिव क्या है, एडजेक्टिव। हर पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर है, तो आपको हर सिंगुलर दिख रहा है, तो आपको पता है जो अगर पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी क्या माना जाता है, सिंगुलर। तो इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। होप गाय आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते क्वेश्चन नंबर 25 की। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ एन एडवर्ब। देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ एन एडवर्ब। मतलब आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको क्या बताना है कि भैया इन चारों शब्दों में से एडवर्ब कौन सा है, ठीक है। आपको पता है ना, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आनी ही चाहिए। जैसे आप ना अपने एग्ज़ाम को पास आउट करना चाहते हो, यूपी
टेट के, यूपी सुपर टेट के, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश के। इसमें पूछा गया है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ एन एडवर्ब, मतलब कौन सा शब्द क्या है इन चारों में से एडवर्ब। तो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं। अपेस, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ अपेस। अपेस का मीन्स क्या होता है, तेज़ी से या गति से, ठीक है। अब ये क्या है, अपेस आपको याद रखना है एक एडवर्ब है। अपेस क्या है गाइस, एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो किसको मॉडिफाई करते हैं, किसी वर्ब को। तो ये अपना आंसर तो एडवर्ब क्या हो गया, अपेस। जैसे मैं बोलूँगा आई डोंट स्पीक अपेस, आई डोंट स्पीक अपेस, तो मैंने क्या बोला गाइस, मैं तेज़ी से नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना। तो बोलना एक स्पीक, मैंने स्पीक मीन्स बोलना होता है, तो स्पीक जो है ना उसके बारे में कौन बता रहा है, अपेस। तो अपेस क्या है, एक एडवर्ब, क्योंकि वो वर्ब, स्पीक एक वर्ब है और वर्ब को जो भी मॉडिफाई करते हैं, जो भी वर्ब की इन्फॉर्मेशन देते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब। तो अपेस अपना क्या है भैया, एडवर्ब। इसका आंसर रही है व्हाट, एडवर्ब। अब मैं इसको अगर आपको बताऊं फेस, तो फेस का मीन्स क्या होता है, आपको पता है फेस मीन्स दो चीज़ें होती हैं। एक तो फेस का मीन्स चेहरा होता है, तो वो तो नाउन होगा। फेस क्या होता है, अगर फेस एक चेहरे की तरह अपन यूज़ करेंगे तो वो बन जाएगा अपना नाउन। और फेस का मीन्स क्या होता है, सामना करना भी होता है। तो अगर सामना करने का के सेंस में लेंगे तो सामना करना होता है वर्ब। तो ये क्या बन गई अपनी वर्ब या नाउन। फेस क्या है कि अपनी वर्ब है या एक नाउन है। ओके गाइस, नेक्स्ट है मिक। तो मिक का मीन्स क्या होता है, मिक का मीन्स होता है गाइस विनम्र। विनम्र आप जानते हो ना, पोलाइट, जैसे कोई पोलाइट व्यक्ति है, काइंड है, तो उसको मिक बोलते हैं। तो आपको पता है, जैसे मैं आपसे बोलूँगा यू आर अ मिक पर्सन, यू आर अ मिक पर्सन, तो मैंने आपसे क्या बोला कि भैया आप एक विनम्र व्यक्ति हो, आप एक विनम्र व्यक्ति हो। तो पर्सन एक नाउन है, तो नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो जो मिक भैया है अपने, तो मिक क्या बन गया अपने, एडीजे। एडीजे मीन्स एडजेक्टिव, ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड आपको चारों जो आपके ऑप्शन दिए जाते हैं ना, आपको चारों वर्ड्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही आंसर दे के आओगे। जैसे मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, तो आपको वर्ड मीनिंग्स याद करना है डिक्शनरी के थ्रू, या आपकी मोबाइल डिक्शनरी होगी, आपकी मोबाइल डिक्शनरी है तो उसमें ज़रूर देखा कीजिए कि भैया ये एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, देखा करो। नेक्स्ट देखो फ्यूरी। तो फ्यूरी का मीन्स पता है ना आपको, फ्यूरी मीन्स क्या होता है, बहुत गुस्सा। जैसे आप दोस्तों ना फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स गुस्सेल, तो फ्यूरी क्या होता है अपना गुस्सा। तो फ्यूरी क्या एक नाउन है, आपको पता है फ्यूरी क्या एक नाउन है, और ये कौन सा नाउन है, अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। क्योंकि गुस्से को हम गिन सकते हैं क्या, तो जिस चीज़ को हम फील करते हैं तो वो किस में जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो मैंने आपको कुछ डिटेल में ये चीज़ें बता दी, और आपको इसी तरीके से स्टडी करना है, डिटेल स्टडी, अगर आप कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम पास करना चाहते हो। अब बात करते हैं, तो आपको समझ में आ गया गाइस। तो आंसर क्या था, मैंने बता दिया आपको, इसका आंसर है व्हाट, अपेस। तो अपेस क्या एक एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब आपको एक नीचे सेंटेंस दिया गया है, आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, और सही अल्टरनेटिव के साथ। तो देखिए क्वेश्चंस क्या बात करते हैं, देखिए द हेडमास्टर, जो हेडमास्टर है, द हेडमास्टर टू स्पीक टू यू। अब इसमें क्या बोला जा रहा है गाइस, जो हेडमास्टर जी है ना, वो देखो सब में वॉन्ट दिया गया है, वॉन्ट वॉन्टिंग, ठीक है ना, वॉन्ट वॉन्टिंग एंड वॉन्टिंग। तो वॉन्ट का मीन्स क्या होता है गाइस, चाहना। तो इसमें सीधे सीधे क्या बोला जा रहा है कि भैया जो हेडमास्टर साहब हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो आपको पता है हेडमास्टर जो हैं, जो अपने हेडमास्टर हैं वो क्या है, इसमें देखिए हेडमास्टर जो है ना वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के संग वर्ब आती है तो वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या ई एस। क्या लगाते हैं गाइस, जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में, क्रिया में क्या लगती है, एस और ई एस। तो सीधे सीधे देखो आपको यहाँ पे वॉन्ट्स दिख रहा है, तो वॉन्ट में क्या लगा, एस लगा है, तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो द हेडमास्टर वॉन्ट्स टू, क्या बनेगा, द हेडमास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू, मतलब जो हेडमास्टर साहब हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका ये आंसर बन गया।
नेक्स्ट बात करते हैं, डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें क्या बोला जा रहा है गाइस, डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। जो डॉग होता है मतलब एक जो कुत्ता होता है वो क्या होता है, एक विश्वास पात्र जानवर होता है, मतलब अपन विश्वास कर सकते हैं। तो डॉग आपको होता है डॉग, तो इसका आंसर बनेगा अ डॉग, एक कुत्ता। क्योंकि मैंने आपको जब भी आर्टिकल एक्सप्लेन किए थे, जब मैंने आपको आर्टिकल बताता हूँ तो आर्टिकल जो होते हैं ना, ए और एन जो होते हैं वो सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं। तो यहाँ पे फेथफुल एनिमल एक सिंगुलर नाउन है, तो इसमें आर्टिकल यहाँ डॉग क्या एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के संग हमेशा ए या एन आता है, आपको मैंने बताया है। तो जो डॉग है ना, तो डॉग का साउंड क्या है, ड। जैसे डॉग लिखेंगे तो इसका साउंड क्या है, ड। तो ड है ना, तो क से लेके ग तक, हिंदी में क से लेके ग तक किसी भी शब्द का साउंड आता है तो हम क्या लगाते हैं, ए। क्या लगाते हैं गाइस, हिंदी का साउंड देखना है, किसका गाइस, हिंदी का। जैसे क से लेके ग के बीच में ड आता है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, ए, अ डॉग। अ डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। अ से लेके अंग खाली तक कोई साउंड आता है, जैसे आ ई, आपने सुना होगा, तो लगाते हैं एन। तो इसका आंसर बनेगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अब देखो इसमें एन तो बनेगा नहीं, वन भी नहीं बनेगा, द भी नहीं आएगा, इसका आंसर है गाइस ए। अगर आपने आर्टिकल अच्छे से सीखोगे, अगर आर्टिकल अच्छे से आपको आते होंगे, वैसे मैं बता देता हूँ ऑन द स्पॉट, मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों आया है ए और एन क्यों नहीं आया, फिर भी आप एक बार आर्टिकल अच्छे से देख लेना। जो आर्टिकल दो होते हैं अपने, डेफिनेट और इनडेफिनेट, उसको आप देख लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, विच वर्ड गोज टुगेदर विथ स्विमिंग। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, कौन इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, कौन सा शब्द गोज टुगेदर मीन्स एक साथ जाना, मतलब एक साथ होना। स्विमिंग टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, मतलब आपको ना एक स्विमिंग वर्ड दिया गया है, आपको समझ में आ रहा है, एक स्विमिंग आपको एक वर्ड दिया गया है। अब स्विमिंग के संग इन चारों में से कौन सा सूटेबल वर्ड है, मतलब कौन सा वर्ड कंपाउंड नाउन बनाएगा। आपको पता है ना, जब दो शब्दों से कोई शब्द बनता है तो कौन सा नाउन बनता है, वो कंपाउंड नाउन। तो देखो मैं बताऊँ, अब स्विमिंग के संग मैं अगर लगाऊंगा स्विमिंग सूट तो ये सही नहीं है, स्विमिंग क्लॉथ लगाऊंगा तो भी सही नहीं है। तो आपने स्विमिंग पूल सुना है कि नहीं, आप सबने सुना होगा स्विमिंग पूल, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो स्विमिंग पूल इसका मतलब स्विमिंग के संग अगर हम पुल लगा देंगे स्विमिंग पूल तो बिल्कुल सही सेंस आ रहा है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यूपी सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट, ये मैंने पहला प्रैक्टिस सेट बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं और भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना सर कि आप ऐसे प्रैक्टिस सेट और बनाइए, तो मैं आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा। प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे आपको फिर से कोई शब्द दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन पजेसिव केस। आपको क्या बताना है, जो नीचे पजेसिव केस में कौन सी चीज़ है। तो मैंने आपको बताया, फिर से क्वेश्चन किसका आ गया, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। अब आपको क्या बताना है गाइस, पजेसिव केस कौन सा है। तो देखो आई बताऊँ, जो आई है तो आई कौन सा केस है आपको पता है, सब्जेक्टिव, क्योंकि आई एक सब्जेक्ट है कि नहीं, आई मीन्स में, तो ये तो हो गया अपना सब्जेक्टिव केस। आपको क्या बताना है, पजेसिव केस। मी क्या होता है गाइस, ऑब्जेक्टिव केस। आई हो गया सब्जेक्टिव केस, मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मैं बोलूँगा आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ, इसमें एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब मी क्या एक ऑब्जेक्ट, जैसे यू डोंट टॉक टू मी, यू डोंट टॉक टू मी, जैसे मैंने बोला आप मुझसे बात नहीं करते हो, तो जो मी है ना गाइस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। बट बताना है क्या हमको, पजेसिव केस बताना है कि नहीं। अब देखो यू भी क्या है, यू एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है, यू सब्जेक्ट भी हो सकता है एज वेल एज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे बोलूँगा यू आर माई वेल विशर, यू आर माई, तो मैंने क्या बोला, आप मेरे शुभचिंतक हो, तो इसमें यू कैसा काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे मैं सेंटेंस बोलूँगा आई डोंट सी यू, मतलब मैं आपको देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ
तो आई डोंट सी यू, तो मैं आपको देखता नहीं हूँ। तो इसमें जो यू है, जो यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, जो आई हो गया अपना सब्जेक्टिव केस, मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस, यू क्या हो गया सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। तो अपना पजेसिव केस क्या बनेगा गाइस, माइन। ठीक है गाइस, माइन। माइन का मीन्स क्या होता है, मेरा। ठीक है ना। तो ये क्या क्या है, पजेसिव केस है। और मैं बता दूं पजेसिव केस कौन सा है, ये एक पजेसिव प्रोनाउन है। अगर आपने प्रोनाउन का चार्ट देखा होगा तो आपको दिख जाएगा माइन क्या होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन होता है जिसका मीन्स होता है मेरा। जैसे मैं बोलूँगा दिस इज़ माई चैनल, जैसे मैं बोलूँ दिस इज़ माई चैनल, तो मैंने आपसे क्या बोला, यह मेरा चैनल है। अब इसी स्टेटमेंट को, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, दिस चैनल इज़ माइन, दिस चैनल इज़ माइन। तो यहाँ पे जो मैंने माइन यूज किया, ये क्या है, अपना पजेसिव केस। ठीक है ना। अब ये था पजेसिव प्रोनाउन, और मैंने जो बोला था माय चैनल, तो माय क्या था, अपना पजेसिव एडजेक्टिव। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपको किसके बाद क्या देना, आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। तो प्रोनाउन के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब आपका एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए। ठीक है ना। अब प्रोनाउन आपको पता है, प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। प्रोनाउंस आर दी वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब देखिए एक मुहावरा है, ऑल ब्लैंक ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्रीवियस एग्जाम्स में भी, तो अच्छे से समझ लेना। ऑल ब्लैंक ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तो इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा गाइस क्या बनेगा, दैट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो इसका मीन्स क्या होता है, सभी चमकने वाली धातु, हर चमकने वाली धातु सोना नहीं होती। आपने ये मुहावरा शायद सुना हो, ये एक मुहावरा भी है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो इसका आंसर क्या बनेगा गाइस, दैट। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट जरूर करना कि अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करना। तो मैं आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं, और मेरे पास बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं इंग्लिश के और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड करूँगा। बट आपको समझ में आना चाहिए और आपके कमेंट आना चाहिए। ओके गाइस, तो इससे मैं और क्या और ज़्यादा प्रॉपर वे में आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ज़रूर ख्याल रखिए और अपने देश का। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।